हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वैभव और 3 पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई क्लास 10 का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। और एग्ज़ाम में भी इसका काफ़ी वेटेज है, लगभग 5 to 6 मार्क्स इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आने वाला है। तो इस टॉपिक में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और ऑब्वियसली ये इक्वेशन है तो इसका LHS RHS है, तो इसमें कोई ना कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दैट टू बाय अ फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा भी एक तरीका है जो हमारे मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता और आने वाले समय में बाद में श्रीधराचार्य, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं आज के ज़माने में, उसके बाद हम लोग उसके जो रूट्स आएंगे, मतलब जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो किस तरीके का होगा, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो रियल है, रियल नहीं है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीग्रल है, किस तरीके का वो सॉल्यूशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और एंड ऑफ द टॉपिक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को याद है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल के नाम रखे थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ आपके पास p ऑफ x है और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, बस इतना सा है। मतलब इसको बस रिप्रेजेंट कर रहे p ऑफ x से, मतलब बेसिकली वो एक्सप्रेशन है। क्या है वो? एक्सप्रेशन। मतलब सिर्फ उसको LHS ही है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये किसके साथ इक्वेट है ये बिल्कुल हमें पता नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट ये इक्वेशन है, मतलब इसमें इक्वालिटी सिंबल होना चाहिए, इक्वालिटी सिंबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब p ऑफ x को यदि 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड विथ 0 इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने वाले हैं। तो आइए इसी को हम लोग लिखते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसको लिख रहे हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेकिन p ऑफ x का जनरल फॉर्म क्या है? ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a की वैल्यू ही 0 हो गई तो एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, शायद ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b और c ये सारे के सारे रियल नंबर्स है। मतलब इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि √3x² माइनस 2√5 प्लस 10, यहाँ पर x होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ये एक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बाकी दूसरी टर्म इसमें x वाली टर्म है कि नहीं, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लिए डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर बाकी टर्म्स हो ना हो,
हमें बस डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए, उसका मैक्सिमम पावर जो भी वेरिएबल का हो सकता है पूरे एक्सप्रेशन में उसका पावर 2 होना चाहिए। उसके बाद 3/5x² माइनस 11/5x प्लस √8 इज इक्वल टू 0, ऐसा वाला एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ए बी सी यहाँ पर ए बी सी वैल्यूज रियल नंबर्स हो सकते हैं। यस, सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे पहला एनसीईआरटी का आपका जो एक्सरसाइज होगा उसमें पूछा गया है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशंस गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो इसको कैसे चेक करोगे, तो चेक करने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफिकेशन। जैसे मान लो कि ये सॉल्व करना है मुझे, तो बाइनॉमियल इंटू बाइनॉमियल है, तो x इंटू पूरा ब्रैकेट माइनस 3 इंटू पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 5x। इसको सॉल्व करते हैं 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। सारी चीज़ें लेफ्ट में लेके आओ, 2x² माइनस x² प्लस x माइनस 6x माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 5x इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज रहेगा। 2x² माइनस x² माइनस 5 माइनस 10 है और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली इट कैन बी, मतलब ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा वाला फॉर्मेट ले रहा है। यस, x² माइनस 10x माइनस 3 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो काफ़ी एग्जाम्पल आसान है हमारे सामने। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, उसको कुछ नहीं करना है, बस राइट साइड में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। इसका जो सिंप्लीफाइड है फॉर्मूला वो क्या है? a³ माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो सेम यहाँ पर करते हैं, x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर x³ है माइनस 4x² है माइनस x है प्लस 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। x³ ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। इधर भी x³ है और इधर भी x³ है, लेफ्ट राइट यदि ट्रांसपोज करेंगे तो कट होने वाला है, तो ये एज इट इज रहेगा 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, इसको अंदर भेजेंगे 6x² माइनस 12x आ जाएगा। और यदि इसको या तो इस साइड पे नहीं तो उस साइड पर, यदि मान लो ये इस साइड पर आ जाएगा तो माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x प्लस 12x जाके माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 है माइनस 8 जाके प्लस 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा माइनस 13x और ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्यूब वाली टर्म एलिमिनेट होती चली जा रही है और फिर जो डिग्री बचेगा उसका वो बस 2 बच रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समटाइम्स क्या हो जाता है कि इधर ये 2 नहीं है समझो, तो इधर बस 2x² ही आ जाएगा और x² कट होने के बाद बस आपके एग्जाम्पल में सिर्फ x² वाली टर्म बचेगी ही नहीं, वो एलिमिनेट हो जाएगी। उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, या तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो पूछा जाता है कि आपको एक वर्ड स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि जो रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस इवेंट्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि उनको यदि हम लोग मैथमेटिकली फ्रेम करना चाहे तो या तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको जो मिलेगा शायद एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो सकता है कि इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हमें थोड़ा सा फ्रेमिंग करना
पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को हमें बोला गया है कि आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ बोला गया है। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो ब्रेड का ट्वाइस वगैरह कुछ बोल रहे हैं, तो फिर ब्रेड को हम लोग x कंसिडर कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस ज़्यादा और उससे एक ज़्यादा है, मतलब उसका डबल और +1 है, मतलब इट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ऑब्वियसली उसका पहले ब्रेड्थ को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके उसी के फॉर्मेट में हम लोग लेंथ को लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि उसको सॉल्व करना है तो हमें दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हमें बस इंट्रोड्यूस करना है एक ही वेरिएबल, और दूसरा जो भी अननोन वैल्यूज़ है वो पहले वाले वेरिएबल के ही फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया गया है। क्योंकि आपका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से रिलेटेड है, तो पहले ब्रेड्थ को कंसिडर कर लो और फिर लेंथ उसी के ऑर्डर में, उसी के कंपैरिजन में हमें कुछ ना कुछ रिलेट करना है। और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो भी है उसका, ब्रेड्थ इनटू लेंथ, ये इज इक्वल टू 528 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो सारी चीज़ें लेके आएंगे लेफ्ट साइड में और आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें पूछा गया है। और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, हमें इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें निकालना है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टॉपिक में भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और अब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यदि इसका इक्वल साइन है तो इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है अभी, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि सबको पता है। कि छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि उसका सॉल्यूशन निकालना है तो ऑब्वियसली इसको ऐसे लीनियर फैक्टर्स में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर इसको भी कुछ इसके साथ 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, क्योंकि आपका x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो x से आपको एक रूट मिलेगा, और फिर x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू बीटा, और अल्फ़ा बीटा उसके रूट मिलेंगे, उसी को हम लोग रूट बोलते हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और फिर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही है हमारा बेटा, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर 7 यहाँ पर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई, उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए। तो फिर इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस x3 और 4 ब्रैकेट में लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा। या तो आपका x प्लस 3 0 हो जाएगा, नहीं तो x प्लस 4 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4, यही उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। उसी को हम लोग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को याद है बेटा कि फैक्टराइजेशन क्या है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं कि किस तरीके से होंगे, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स पहले देंगे, उसको बाद में हमें फ्रेम करना है, बाद में उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे पास है, देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन से देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ओके, ये वाला फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है बेटा बाय फैक्टराइजेशन मेथड से।
इस क्वेश्चन को। तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म है √2 और लास्ट टर्म है 5√2। इनका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है और 10 हो जाता है। 10 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म होना चाहिए, वो जो 7 है। तो 7 हमें चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो 2 and 5 होगा। तो फिर √2x² को लिख सकते, 7x को लिखेंगे 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में √2 कॉमन आ जाएगा, √2x, यहाँ पर बचेगा x। अभी इसमें 2 में √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ पर √2 लिखना पड़ेगा क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों में 5 कॉमन आएगा और x प्लस √2 बचेगा और फिर x प्लस √2 आ जाएगा बाहर और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका x का वैल्यू माइनस √2 आ जाएगा, नहीं तो √2x माइनस 5 और x को भेज देंगे उधर -5/√2। तो ये दो वैल्यूज आपके आएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं। यस, तो काफी आसान है। एनसीईआरटी के पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये है कि हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हमारा दूसरे एक्सरसाइज में पूछा गया है कि अभी इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग फ्रेम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाद में करेंगे उसको सॉल्व। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। हर दिन में कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स तैयार करते हैं। It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। जैसे हर दिन में जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कुछ बन रहे हैं, है ना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का, जैसे ईच आर्टिकल का 5 रुपए कॉस्ट है, और फिर was 3 more than twice the number of articles produced on that day, ऐसे पूछा जा रहा है। और if the total cost of the production on that day was 90, total cost of production 90 है, तो हमें बताने की फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोड्यूस किए गए, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यदि आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो 5 है, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी, हर आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की मान लो 3 रुपीज है, तो उस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द डे आपको मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि आपने 5 आर्टिकल्स बनाएंगे और ईच आर्टिकल को बनाने का खर्चा 3 रुपए है। तो इस तरीके से होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी देखते हैं कि उसी में क्या बोला गया है कि ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को जो खर्चा किया गया प्रोडक्शन का, मतलब कॉस्ट जो आ रही है प्रोडक्शन करने की, दैट इज 3 more than twice the number of articles। जैसे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, क्योंकि उसी के साथ कुछ रिलेशन है, ऑन दैट डे इज x। यदि मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स यदि x प्रोड्यूस किए गए उस दिन, ऑन दैट डे, और क्वेश्चन में बोला है कि उनका जो प्रोडक्शन था, ईच आर्टिकल की जो कीमत थी, जो हर आर्टिकल को जितना प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा उठाना पड़ा वो कितना था, दैट वाज 3 more than twice the number of article। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना था बेटा, 3 more than twice the number of article। जैसे 5 आर्टिकल्स किए थे तो 5 का 2 टाइम 10, 10 प्लस 3, 13 रुपीज एक एक आर्टिकल को बनाने में खर्चा हुआ था। तो 3 more than twice दे। और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितना रुपीज आया, 90। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x
और ये 90 तक क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है सॉल्व, क्योंकि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बताना है जो कि x है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा 2x + 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो ये फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 90 है, तो 2 × -90 तो ये हो जाएगा -180। -180 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 180 को या आप 2 × 90 लिख सकते हो, या फिर 2 × 30 × 30 लिख सकते हो, 30 × 3 लिख सकते हो, 2 × 3 30 को लिख सकते हो, 5 × 6 लिख सकते हो, 2 × 3 × इसको 6 को फिर से लिख सकते हो 2 × 3 और × 5 इतना। तो ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चाहिए, क्योंकि बीच में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो दोनों निगेटिव नहीं चलेंगे, दोनों पॉजिटिव भी चल सकते हैं, लेकिन एडिशन 3 आना पॉसिबल नहीं है। तो 180 को स्प्लिट करने के लिए जैसे 5 का 3 टाइम 15, 15 3 जा 12 15, ठीक है, 15 एंड 12 आ जाएगा। तो 2x² इसको लिखेंगे 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो x कॉमन आ जाएगा, 2x + 15 बचेगा। इन दोनों में 6 कॉमन, क्योंकि ब्रैकेट में सेम नंबर होता है तो यहाँ पर 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 2 जा और फिर 15 = 0, क्योंकि सेम ब्रैकेट आना चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो 2x + 15 एक आएगा और दूसरे में आ जाएगा x - 6 = 0 एक आ जाएगा। तो x = -15/2 जगह आ जाएगा और x = 6 एक आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव में नहीं हो सकते, तो इसको आप करोगे रिजेक्ट। तो बोल देंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी निगेटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ईच डे, उस दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए गए होंगे 6 प्रोड्यूस किए गए होंगे। और कॉस्ट कितना होगा बेटा 2 × x + 3, मतलब 2 × 6 + 3, 6 2 जा 12 + 3 15। तो हर कॉस्ट, हर आर्टिकल की कीमत 15 रुपीज़ थी, और ऐसे कितने आर्टिकल्स हम लोगों ने उस दिन प्रोड्यूस किए होंगे 6। तो 8th क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का। मतलब हमें पहले तो इसको फ्रेमिंग करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। और मान लो कि काफ़ी हार्ड आपके सामने कोई इक्वेशन मिलेगा जिसको आप फैक्टराइज या स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझना है हमको, मतलब ऑब्वियसली ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बात हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। मतलब अभी हम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट थी कि उस फॉर्मूला से हमें फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, क्योंकि बार बार हमें वो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसको करना है फैक्टराइजेशन, और फिर आना चाहिए वो मिडल टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब सोचो कि ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है इन सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कभी कभी ऐसे पॉसिबल होंगे भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल x² - 3x और +5 = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप खुद ही सोचो कि 5 के क्या फैक्टराइजेशन आप लेके आ जाओगे 1 and 5, और या तो फिर -1 and -5। अब इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 नहीं आ सकता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको सॉल्व करें तो करें क्या, और फिर क्या उसके रूट्स भी होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सोचने का फिर या तो फिर सबसे पहले सोचा गया कि बेबुलियन कल्चर में इसके बारे में सोचा गया था, और बाद में मतलब इसके रूट्स जो मिलते हैं वो इंडियन ओरिजिन में भी मिलते हैं कि ब्रह्मगुप्ता ने भी एक फॉर्मूला दिया था, ब्रह्मगुप्ताज ने, और फिर श्रीधराचार्य जिसको हम लोग आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, दिस वाज गिवन बाय श्रीधराचार्य, जो कि भास्कर 2 के बुक में पाया गया था। तो अभी देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोचेंगे तो आया कैसे होगा। तो हमारे पास एक था कि ax² + bx + c = 0,
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल इक्वेशन है। इसमें ए बी सी की वैल्यूज हमें पता नहीं है। यदि ए बी सी की वैल्यूज पता है तो क्या हम फटाफट इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या? दैट वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसी को फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज। तो दिस वाज अ मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोल के एक मेथड हुआ करता था हमारे सिलेबस में। तो 4-5 साल पहले ही उसको क्या हो गया, अभी एलिमिनेट हो चुका है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते यहाँ पर कुछ ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं और इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से भी x की वैल्यू मिलेगी और फिर वही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ से निकलते थे जो कि ABC के फॉर्मेट में हमें मिलेगा। मतलब सबसे पहले इसको a से डिवाइड करेंगे तो a b बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाद में इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट में कैसे कैसे करेंगे और बचे कुछ सब यहाँ पर रखेंगे और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर कुछ रहेगा इज इक्वल टू 0 और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा प्लस और फिर a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो कि हमारे रूट्स होंगे। तो इसको फिर ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हुआ करता था। और इसको अभी डायरेक्टली हमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। मतलब फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बुला सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x की वैल्यू हमें मिलती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सॉल्व करने से मिलता है, यहाँ पर एक प्लस मिलता है एक माइनस मिलता है। प्लस मिलने से एक रूट मिल जाएगा, माइनस लिखने से दूसरा रूट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लो कि एक 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। समझो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। शायद हम लोग उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ना निकाल पाए, तो फिर मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से तो यहाँ पर माइनस b मतलब b की वैल्यू माइनस 5 लिखनी पड़ेगी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4a और c 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। तो इसको स्प्लिट सॉल्व करेंगे माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 25 माइनस 24 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। जो प्लस रखने से हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस 5 माइनस अपॉन 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 4/6 आ जाएगा और दूसरे सॉल्व करेंगे तो माइनस 6/6 आ जाएगा। इसको तो 2/3 आ जाएगा और दूसरा रूट आ जाएगा -1। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे रूट्स। तो बस हमको ABC के वैल्यूज पता है तो हम लोग डायरेक्टली x की वैल्यूज निकाल सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एडवांटेज है कि उसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ABC के वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो रूट में वैल्यू है, ये रूट में वैल्यू यदि इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गई जिसको हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फिर सही है, या शायद हमारे आंसर्स रैशनल नंबर्स मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव मिल सकता है। लेकिन यदि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे तो यहाँ पर √5 √3 ऐसे कुछ मिलेगा और फिर आपका आंसर रियल नंबर हो जाएगा, प्लस माइनस में जो भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके रूट में यदि वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू आ गई तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रूट में हम लोगों ने कभी निगेटिव नंबर देखा ही नहीं है। शायद वो नंबर रियल नंबर होगा भी नहीं, क्योंकि रूट में जब भी निगेटिव नंबर आता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से आंसर निगेटिव आ सके। आपने फर्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात की है। तो आप बताओ कि रूट में निगेटिव आ जाएगा तो शायद इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहीं से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स।
तो रूट्स आपके कैसे होंगे इसके ऊपर अभी मतलब बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कैसे मिल रहा है आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a की वैल्यू 0 नहीं है। इस केस में आपको पता है कि ए बी सी के वैल्यूज तो रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी के वैल्यूज तो रियल नंबर होते हैं। तो जब हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज रियल नंबर्स है तो उनका कॉम्बिनेशन यदि स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू निगेटिव नंबर आ सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पॉसिबिलिटी जो आपके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल कैसे होंगे, ये क्यों कैसे पता चलेगा, तो ये रूट में वैल्यू से पता चलेगा, ये वाली वैल्यू। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करेंगे और वो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत सारे बच्चे इसको रूट में लिख के आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ऐसे लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बस बीच वाली वैल्यू डिसाइड करती है, ना कि रूट के साथ डिसाइड करती है, क्योंकि रूट के अंदर जो है बस वही डिसाइड करेगा कि आपका रूट कैसे होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे होगा, रियल होगा, रियल नहीं होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड करता है। एबीसी की वैल्यूज आपके पास होंगे तभी आप बता सकते हो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। और आपके विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग, फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले ही बस इससे पता चल जाता है कि आपके रूट्स कैसे आएंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मान लो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ये जो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। मान लो कि फिर ये ऐसे कुछ दिखेगा, -3 और प्लस माइनस रूट में पॉजिटिव नंबर आएगा, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो ओपन हो जाएगा और वो रैशनल नंबर लेके आ जाएगा। और फिर बीच में यदि पॉजिटिव नंबर ऐसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो उस केस में भी वो मिलेंगे, वो इरेशनल रूट्स मिलेंगे आपको, इरेशनल, और यहाँ पर रैशनल मिल जाएंगे। लेकिन इतना पता है कि आपका डी ग्रेटर देन 0 होने से 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे आपके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, एक बार प्लस रखने से एक रूट मिलेगा, माइनस रखने से एक रूट मिलेगा, और फिर 2 अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इरेशनल रूट आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो रैशनल रूट होगा, है ना। तो ऐसे 2 रूट्स मतलब 2 अलग अलग आएंगे, एक बार प्लस रखने से एक आ जाएगा, माइनस रखने से आ जाएगा। मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे। मान लो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0, तो आप बताओ कि ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, मतलब ये बचेगा ही नहीं आपका, है ना, बस ये बचेगा। तो आपके जो रूट्स आएंगे वो बस एक ही रूट आएगा, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस के जो आगे वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा हट ही गया, ये वाला, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि रूट में 0 0 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो बचेगा, बस आपके लिए बचेगा -b/2a। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस केस में आपके रूट्स आएंगे, लेकिन इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि रियल तो आएंगे ही, क्योंकि बस उसमें क्या है -b/2a है, तो b इज रियल, a इज रियल, तो उनका कॉम्बिनेशन रियल ही आएगा। तो फिर 2 रियल रूट्स आएंगे, क्योंकि वहां पे रूट का कोई काम नहीं है, तो 2 इक्वल आएंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो आपको बस कंप्लीटली याद रखना है कि ग्रेटर देन 0 में डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल आएंगे, और इक्वल टू 0 जब होगा तो आपके रूट्स इक्वल रियल रूट्स आएंगे, इक्वल रियल रूट्स, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे, रियल तो होंगे ही ऑब्वियस है। और आपका जो तीसरा केस बनेगा, मान लो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो आपके रूट में यहां पर
प्लस माइनस रूट में कुछ जैसे मान लो -10 आ गया, तो आपको पता है बेटा कि रूट में निगेटिव हम लोगों के लिए तो कुछ हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ऐसा कोई नंबर यहाँ पर हमारे पास नहीं है जिसका स्क्वायर करने से आपको क्या मिले, निगेटिव नंबर मिले। तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर नहीं होने वाला है, और फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर भी नहीं सकते। तो उस केस में उसके रूट्स नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स उसके रूट्स आएंगे, मतलब ऑब्वियसली वो दिख रहे हैं, शायद वो इमेजिनरी रूट्स है। मतलब ये आने वाले समय में हम लोग 11th क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रूट में जो निगेटिव नंबर उसको आयोटा से डिनोट करते हैं, और आयोटा आपको पता है बेटा, आयोटा रूट में -1 को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 + -10i/2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये इमेजिनरी रूट शायद होंगे, लेकिन वो रियल तो नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग नो रियल रूट्स लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम में, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वो जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, आइदर इन MCQ क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा 5 मार्क के लिए, और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQs में, है ना। मोस्टली यदि आपको बोलेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता करना है, और बोलना है कि आपके रूट्स कैसे आएंगे, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रूट्स, ऐसे बोल के क्वेश्चन आएगा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। उसको हमें फाइंड भी करना है। यदि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली हमें ए की वैल्यू, इसको यदि ax² + bx + c के साथ यदि कंपेयर करते हैं, तो हमें मिल जाता है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू d, जो कि होता है b² - 4ac, क्योंकि हमें पहले तो बताना है कि इसके रूट्स होंगे कि नहीं, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो b² b की वैल्यू पुट करेंगे 4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 × √3 3, 4 × 4 16, 16 3 = 48, और ये 48 - 48 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो हियर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स गिवन quadratic equation हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। मतलब आपको 2 भी लिखना पड़ेगा, इक्वल भी लिखना पड़ेगा, और रियल भी लिखना पड़ेगा। इसमें हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो। गॉट इट? यस, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के यदि रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो आपको पता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यदि हम लोग इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 मिलती है, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है बेटा b² - 4ac, जो कि 0 गिवन है ना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k b का मतलब k² - 4 a × c = 0, तो k² ये हो जाएगा 4 × 8 24 = 0, तो k² = 24, k = √24, प्लस माइनस आएगा क्योंकि प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, और 26 को लिख सकते हो 4 × 6, ये हो जाएगा 2√6, और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज चल जाएंगे, प्लस भी चलेगी माइनस भी चलेगी। इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यदि दे हैव द इक्वल रूट्स, उनके इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा।
यस। तो आई होप आप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने बात किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि इक्वल के साथ, जीरो के साथ इक्वल करते हैं तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम लोग उसका बना सकते हैं, जिससे हम लोग को डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल फैक्टराइजेशन, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दिया जाता है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि d डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac ये वैल्यू डिसाइड करती है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे और नॉट रियल होंगे, ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट। और फिर हम लोगों ने चैप्टर को एंड किया। तो नेक्स्ट वीडियोस में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ प्रीवियस एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।